तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 6 को कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी वार्निंग। अगर आपने अभी तक सीजन 3 के एपिसोड 1 से 5 नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो जरूर देख लीजिए। आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में सारे एपिसोड मिल जाएंगे और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह फास्ट और रेगुलर वीडियोस लाता रहूं तो इस वीडियो पर 50 लाइक्स और 40 कमेंट्स जरूर कर देना प्लीज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीजन 3 एपिसोड 6 की शुरुआत होती है और हमें दिखता है कि फाइनली आर्किटेक्चर को मारने के बाद सभी लोग डंजन से बाहर निकल रहे होते हैं। इसके बाद गेट के बाहर कुछ हंटर्स आपस में बात करते हुए दिखते हैं। वो बोलते हैं कि हंटर गिल्ड के लोग अंदर गए हुए घंटों हो चुके हैं लेकिन अब तक बाहर क्यों नहीं आए, अंदर ऐसा क्या हो रहा है। तभी उन्हें गेट के अंदर से कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं। जो भी हंटर्स अंदर गए थे उन सबकी हालत बहुत खराब होती है। ये देखकर बाहर खड़े हंटर्स शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर अंदर ऐसा क्या हुआ, जबकि ये तो सिर्फ एक सी रैंक गेट था। यहां तक कि एस रैंक हंटर्स जोंगिन और चा भी काफी बुरी तरह इंजर्ड होते हैं। तभी जिनचुल आगे आता है और वहां खड़े हंटर्स से बोलता है कि डेड हंटर्स की बॉडीज को बाहर निकालने में मदद करो। ये सुनकर सब और ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इस मिशन में हंटर्स के मरने की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इसके बाद हमें दिखता है कि जिनवू भी डंजन से बाहर आ जाता है लेकिन उसके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। उधर सारी डेड बॉडीज बाहर लाई जाती हैं और बताया जाता है कि इस रेड में टोटल 20 हंटर्स मारे गए थे। जिनचुल बोलता है कि अगर ये डंजन ब्रेक हो जाता तो कैजुअलिटीज इससे भी ज्यादा होती। वह अपने डिसीजन पर रिग्रेट करने लगता है और कहता है कि यह उसकी गलती थी कि उसने हंटर गिल्ड को हेल्प के लिए बुलाया, जिसकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए। वो यह भी कहता है कि अगर उनकी टीम शुरू में ही समझ जाती कि यह एक डबल डंजन है तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। फिर जिनचुल जिनवू से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि यह डबल डंजन है। जिनवू अब झूठ बोलते बोलते थक चुका होता है और वह और झूठ नहीं बोलना चाहता। वह कहता है कि उसे डंजन नहीं बुलाया था। यह सुनकर जिनचुल कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, डंजन ने बुलाया था, इसका क्या मतलब। जिनवू बताता है कि उसे इस लोकेशन के बारे में एक मैसेज मिला था। जिनचुल पूछता है कि क्या वह मैसेज देख सकता है, तो जिनवू कहता है कि वह मैसेज सिर्फ उसके हेड में दिखाई देता है। जिनचुल सोचने लगता है कि कहीं इतनी सारी डेड बॉडीज देखकर जिनवू का दिमाग तो नहीं खराब हो गया, उसे उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। तभी वहां चा आती है और जिनवू से पूछती है कि क्या वह ठीक है। जिनवू धीमी आवाज में कहता है कि हाँ वह ठीक है, बस थोड़ा थक गया है। इतना कहते ही जिनवू जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। बाकी लोग उसे संभालते हैं और तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जापान का एस रैंक गेट दिखाया जाता है जहां यूरी ओलव एक मैसिव बैरियर बनाने की तैयारी कर रहा होता है। वह ट्रक भर भरकर करीब 2 लाख टन मैजिक क्रिस्टल्स मंगवाता है और उनकी मदद से एक बहुत बड़ा बैरियर बनाता है जो पूरे डंजन गेट को कवर कर लेता है। जैसे ही बैरियर कंप्लीट होता है यूरी को कुछ अजीब सा सेंस होता है। वह अपने मैनेजर से कहता है कि तुमने कहा था यह एरिया पूरी तरह खाली करवा दिया गया है, लेकिन उसे लगता है कि अभी भी कोई वहां मौजूद है। मैनेजर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वैसे भी कौन इतना पागल होगा जो एक ऐसे डंजन गेट के पास आए जहां किसी भी पल डंजन ब्रेक हो सकता है। तभी हमें उस आदमी का फेस दिखाया जाता है और वह कोई और नहीं बल्कि जिनवू का फादर होता है। वो बोलता है, फाइनली ये स्टार्ट होने वाला है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा फ्यूचर में प्रिडिक्ट किया गया था। इसके बाद हमें टाउन की गलियों में आर्मी और बड़े बड़े टैंक्स दिखाई देते हैं। टाउन के बाहर एस रैंक हंटर्स खड़े होते हैं, शॉर्ट गिल्ड वाले, जो बैकअप के तौर पर वहां मौजूद रहते हैं। अगर यूरी ओरलॉव फेल हो जाता है तो वही लोग फाइट करने जाएंगे, लेकिन यूरी ओरलॉव का प्लान कुछ और ही होता है। वह सोच रहा होता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो वह इस एस रैंक गेट को अकेले क्लियर कर लेगा, फिर पूरी दुनिया में उसका नाम होगा और उसे नेशनल लेवल हंटर का टाइटल भी मिल जाएगा। वह एक शराब की बोतल निकालकर पीता है और अपने मैनेजर से पूछता है कि बाहर कितने एस रैंक हंटर्स मौजूद हैं। मैनेजर बताता है कि टोटल 15 हैं। इस पर यूरी बोलता है कि यह ऑडियंस उसके लिए काफी कम है। साफ दिख रहा होता है कि उसे अल्कोहल चढ़ चुका है। तभी गेट धीरे धीरे खुलने लगता है, मतलब डंजन ब्रेक का टाइम ऑलमोस्ट आ चुका होता है। किसी भी पल अंदर से मॉन्स्टर्स बाहर आने वाले होते हैं। फिर सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें जिनवू हॉस्पिटल में दिखाई देता है। अब उसे होश आ चुका होता है। तभी जिन्हो वहां आता है। जिनवू को होश में देखकर वह शॉक हो जाता है और रोते हुए कहता है कि उन्हें लगा था जिनवू मर गया है क्योंकि वह पिछले 3 दिन से बेहोश था। यह सुनकर जिनवू खुद शॉक हो जाता है क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। तभी जिनवू को अचानक जापान के उस एस रैंक डंजन की याद आती है और वो पूछता है कि वहां क्या हुआ। जिन्हो बताता है कि वह रेड फेल हो गया। इसके बाद हमें 3 दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जैसे ही डंजन ब्रेक होता है अंदर से जायंट मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि जायंट मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, लगभग ए रैंक गेट बॉस के बराबर स्ट्रॉन्ग। मतलब आप समझ सकते हो कि ये मॉन्स्टर्स एस रैंक हंटर्स जितने पावरफुल थे। और यहां तो अभी सिर्फ नॉर्मल मॉन्स्टर्स की ही बात हो रही थी, उनका जनरल और बॉस आना अभी बाकी ही था।
तभी उन मॉन्स्टर्स में से एक जेंट मॉन्स्टर आगे बढ़कर बैरियर पर अटैक करता है, जिसे देखकर यूरी ऑर्लोव हंसने लगता है और बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मेरा बैरियर इतनी आसानी से तोड़ दोगे? लेकिन तभी एक और जाइंट मॉन्स्टर आगे आता है और जो मॉन्स्टर बैरियर नहीं तोड़ पा रहा होता है, उसका सिर पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर यूरी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसके फेस पर साफ साफ डर दिखाई देने लगता है। और अगले ही पल वही दूसरा जायंट मॉन्स्टर सिर्फ एक ही अटैक में बैरियर को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है और यूरी ऑर्लोव को पकड़कर जिंदा बाहर निकल जाता है। लिटरली यूरी को खुद को डिफेंड करने तक का मौका भी नहीं मिलता और जो इंसान अकेले एस रैंक डंजन क्लियर करने के सपने देख रहा था, वह पूरी तरह हेल्पलेस हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिनवू के फादर दिखते हैं, जो अपने ऑफिस में ही सो गए होते हैं क्योंकि उन्हें इटर्नल स्लीप डिजीज की फर्स्ट स्टेज हो चुकी होती है। वही बीमारी जो जिनवू की मदर को भी थी। उनका मैनेजर आकर बताता है कि इस बार वह 23 घंटे 36 मिनट तक सोते रहे थे और उन्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए। फिर वह एक रिपोर्ट लाता है और बताता है कि इटर्नल स्लीप से ठीक होने वाली दुनिया की पहली पेशेंट जिनवू की मदर है। ये सुनकर जिनवू के फादर समझ जाते हैं कि जिनवू के पास इस बीमारी का क्योर जरूर होगा। इसके बाद सीन फिर से जापान के एस रैंक गेट पर शिफ्ट होता है, जहां बहुत ज्यादा तबाही मच चुकी होती है और जायंट मॉन्स्टर्स टोक्यो की गलियों में घूम रहे होते हैं। आर्मी अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है। टैंक से लगातार फायरिंग हो रही होती है, लेकिन उन मॉन्स्टर्स पर इसका कोई असर नहीं होता और वे टैंक्स को उठाकर दूर फेंक देते हैं। चारों तरफ सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही नजर आता है। तभी वहां एस रैंक हंटर्स की एंट्री होती है, जो टाउन के बाहर बैकअप के तौर पर वेट कर रहे थे। वे जायंट मॉन्स्टर्स पर अटैक करते हैं, लेकिन साइज में इतने बड़े होने के बावजूद मॉन्स्टर्स की स्पीड काफी फास्ट होती है और वे हंटर्स के अटैक से आसानी से बच जाते हैं। ऊपर आसमान में मीडिया हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है और सब कुछ लाइव रिकॉर्ड किया जा रहा होता है, जिसे पूरी दुनिया देख रही होती है। जिनवू भी यह लाइव देख रहा होता है और सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहां भी जेजू आइलैंड जैसी ट्रेजेडी हो जाएगी और इसका असर सिर्फ जापान तक नहीं बल्कि पूरे एशिया पर पड़ेगा, इसलिए उसे वहां जाना चाहिए। तभी पीछे से उसकी बहन जिना की आवाज आती है, जो उसे रोक लेती है और कहती है, मत जाओ भैया। जिनवू उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखता है और बोलता है कि वह नहीं जाएगा और अब कुछ समय के लिए रेस्ट करेगा। इसके बाद जिनवू पार्क में जाकर बेरू को समन करता है, जहां बेरू बोलता है, यस माय किंग, और जिनवू उससे जिना के बारे में पूछता है तो बेरू बताता है कि वह न ठीक से खा रही है न सो रही है और दिन भर अपने रूम में बंद रहती है, जिससे जिनवू समझ जाता है कि स्कूल इंसिडेंट के बाद वह मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। तभी जिनवू को एक कार में बैठाकर चेयरमैन हान के ऑफिस ले जाया जाता है, जहां हान खुद को यूजिन कंस्ट्रक्शन का चेयरमैन बताता है और जिनवू को एक ब्लैंक चेक देते हुए कहता है कि यह सिर्फ एक थैंक यू है। जिनवू कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए, तो हान बताता है कि उसे भी वही बीमारी है जो जिनवू की मदर को थी और पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक पेशेंट इस बीमारी से ठीक हुई है, इसलिए वह यह जानना चाहता है कि क्या यह सब कोइंसिडेंस है या जिनवू के पास सच में क्योर है। जिनवू होली वाटर ऑफ लाइफ देने को लेकर कंफ्यूज्ड रहता है क्योंकि उसकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है। अंत में सीन फिर से एस रैंक गेट पर आता है, जहां जायंट मॉन्स्टर्स पूरे टाउन की बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, रास्ते में आने वाले हर इंसान को मार रहे होते हैं और ये पूरी तबाही हेलीकॉप्टर से लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही होती है, जहां उस टाउन में या तो लोग भाग चुके होते हैं या फिर मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जा चुके होते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों वो कैमरामैन अब तक बिल्कुल सेफ रहता है और उसे कुछ भी नहीं होता। खैर, इसका रीजन आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तभी उनकी नजर डंजन गेट पर जाती है, जहां एक सबसे बड़ा जायंट मॉन्स्टर अब तक वहीं बैठा होता है, जैसे वह गेट के अंदर किसी को गार्ड कर रहा हो। उसे छोड़कर जितने भी जायंट मॉन्स्टर्स गेट से बाहर निकले थे, वो पूरे जापान में फैल चुके होते हैं। डंजन ब्रेक हुए पूरे 3 दिन हो चुके होते हैं और अब तक सिर्फ 2 ही जायंट मॉन्स्टर्स को मारा जा सका होता है, यानी अगर उन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो जापान का नामोनिशान वर्ल्ड मैप से मिट सकता है। इधर हमें जिनवू और जिनहो दिखाई देते हैं, जहां जिनवू बताता है कि उसने फाइनली जापान जाने का डिसीजन ले लिया है। यह सुनकर जिनहो शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने न्यूज नहीं देखी? वहां का हाल जेजू आइलैंड से भी ज्यादा खराब हो चुका है और आज तक किसी ने इतने बड़े जायंट मॉन्स्टर्स नहीं देखे। जिनवू सोचने लगता है कि इस बार तो जिनहो, जो हमेशा उस पर ट्रस्ट करता आया है, वो भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा। मतलब सिचुएशन सच में बहुत सीरियस है। फिर जिनवू जिनहो से बोलता है कि वो उसकी बात समझ सकता है, लेकिन अगर वे सक्सेसफुल हो गए तो उनके गिल्ड का नाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। जिस पर जिनहो कहता है कि अगर ऐसा है तो वह भी इस बार उसके साथ जाएगा। फिर जिनवू बोलता है कि अभी तो तुम कह रहे थे कि ये बहुत डेंजरस है और अब खुद भी जाना चाहते हो, ऐसा क्यों? तो जिनहो रोते हुए कहता है कि क्योंकि वह भी आजिन गिल्ड का मेंबर है और वाइस गिल्ड मास्टर होते हुए भी उसे किसी बड़े रेड में नहीं ले जाया जाता, जिसकी वजह से मीडिया में उसका मजाक बनता है और लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। जिनवू हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, रोना बंद करो, तुम भी साथ चलना, लेकिन पहले ही बता देता है कि यह रेड बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाली है। जिनहो जवाब देता है कि उसे अपने बड़े भाई पर पूरा ट्रस्ट है और वह जानता है कि जिनवू उसे कुछ नहीं होने देगा। यह सुनकर जिनवू मुस्कुराता है और कहता है कि वह तो मजाक कर रहा था।
भला वह ऐसी सिचुएशन में जापान क्यों जाएगा। और इतना कहकर वह घर चला जाता है। घर पर उसकी माँ उसके लिए डिनर बनाकर रखती है और वह आराम से डिनर एंजॉय करता है, लेकिन वहां जिना नहीं होती। जिनवू अपनी माँ से पूछता है कि क्या जिना ने खाना खाया, तो उसकी माँ बताती है कि उसने कहा उसे भूख नहीं है। ये सुनकर जिनवू फिर से अपनी बहन को लेकर वरी करने लगता है और तभी उसे चेयरमैन हान की बात याद आ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि जिनवू ने चेयरमैन हान को साफ मना कर दिया था और उनका चेक भी वापस कर दिया था, जिस पर चेयरमैन हान पूछता है कि उसकी मां आखिर ठीक कैसे हुई। जिनवू जवाब देता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग इस बीमारी से सफर कर रहे हैं और अगर उसे सच में क्योर पता होता तो वह इसे बेचकर बहुत पैसा कमा सकता था, और इतना कहकर वहां से चला जाता है। हालांकि उसे अपने डिसीजन पर रिग्रेट भी होता है, क्योंकि आखिर चेयरमैन हान जिनहो के फादर थे और अगर जिनहो को यह बात पता चलती तो पता नहीं वह कैसे रिएक्ट करता। लेकिन जिनवू सोचता है कि वह चेयरमैन हान को अच्छे से जानता भी नहीं और ऊपर से होली वाटर ऑफ लाइफ बहुत लिमिटेड है, वह सबको नहीं दे सकता। आखिरकार जिनवू डिसाइड करता है कि वह जापान जाएगा, क्योंकि उसे और भी स्ट्रांग बनना है और घर बैठे ऐसा नहीं हो सकता। वह अपनी मां को बताता है कि वह जा रहा है, जिस पर उसकी मां कहती है कि वह बिल्कुल अपने फादर पर गया है, जो काम पड़ते ही खाना छोड़कर चले जाते थे। फिर जिनवू अपनी बहन जिना के पास जाता है और बताता है कि वह जापान जाने वाला है और उसे थैंक यू कहता है कि उसने कभी उसे रेड पर जाने से नहीं रोका और हमेशा उस पर ट्रस्ट किया है और इस बार भी वही ट्रस्ट रखने को कहता है। यह सुनकर जिना रोने लगती है और बोलती है कि इसका मतलब तुम सच में जाने वाले हो, जबकि तुमने कहा था कि नहीं जाओगे। जिनवू उसे समझाता है कि वह जल्दी वापस आएगा और दूर रहकर भी उसकी प्रोटेक्शन करेगा, और उसके बाद कुछ शैडो सोल्जर्स वहां छोड़कर चला जाता है। फिर हमें एयरपोर्ट पर जिनवू और जिनहो दिखाई देते हैं, जिनके पीछे बहुत सारे मीडिया लोग होते हैं और दोनों जापान के लिए निकल जाते हैं। उधर जापान में आर्मी टाउन को खाली करवा रही होती है, क्योंकि मॉन्स्टर्स धीरे धीरे अलग अलग सिटीज में फैल रहे होते हैं और जो लोग अब तक इवैक्यूएट नहीं हो पाए होते, आर्मी उनकी हेल्प कर रही होती है। तभी वहां दो और जायंट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और आसपास कोई हंटर मौजूद नहीं होता, तो आर्मी खुद से फायरिंग शुरू कर देती है। लेकिन टैंक्स और बुलेट्स का उन मॉन्स्टर्स पर कोई असर नहीं होता। मॉन्स्टर्स गुस्से में सिविलियंस पर अटैक करने वाले होते हैं, तभी आर्मी उन्हें घेर कर खड़ी हो जाती है। उसी समय जिनवू के शैडो सोल्जर गीमा की एंट्री होती है, जिसे जिनवू ने कुछ टाइम पहले ही अपनी आर्मी में ऐड किया था, और गीमा सिर्फ एक ही अटैक में जायंट मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ये देखकर जापान की आर्मी शॉक हो जाती है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी शैडो सोल्जर्स नहीं देखे थे और वे उसे भी मॉन्स्टर ही समझ रहे होते हैं। तभी वहां जिनवू और जिनहो पहुंच जाते हैं। जिनवू दूसरे जायंट मॉन्स्टर को बीच से काट देता है और जिनहो सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने लगता है। जिनवू के जापान पहुंचने की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है, क्योंकि सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है और हमें यूएसए के कुछ हंटर्स दिखाए जाते हैं जो आपस में जिनवू के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि वह शायद खुद को जरूरत से ज्यादा पावरफुल समझने लगा है। दो चार एंट्स क्या मार दिए, खुद को नेशनल लेवल हंटर समझने लगा है। उन एंट्स और इन जायंट मॉन्स्टर्स के बीच आसमान जमीन का फर्क है। वह इस बार इजीली मारा जाएगा। हमने उसके जैसे बहुत सारे हंटर्स देखे हैं जो खुद को बहुत बड़ा समझते हैं और अंत में अपनी जान गंवा देते हैं। इसी बात पर वहां मौजूद हंटर्स बेटिंग करना शुरू कर देते हैं कि जिनवू कितने दिन सर्वाइव करेगा। कुछ लोग बोलते हैं 1 दिन के अंदर मर जाएगा, कुछ कहते हैं 2 दिन के अंदर, तो कुछ का कहना होता है कि 1 घंटे भी नहीं टिक पाएगा। लोग तो यहां तक बेटिंग शुरू कर देते हैं कि उसके मरने पर अपना घर, गाड़ी और बंगला तक दांव पर लगा देते हैं। तभी वहां एक और हंटर दिखाई देता है, और वह कोई और नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर थॉमस एंड्रे, जो इस वक्त जिनवू से भी ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। थॉमस भी बैटिंग के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि वह स्कैवेंजर गिल्ड की पूरी बिल्डिंग स्पेन पर बैट करता है कि जिनवू सरवाइव करेगा, यानी वह उसके मरने पर नहीं बल्कि जिंदा बचने पर दांव लगाता है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद थॉमस बोलता है कि वैसे भी उन्हें जापान के बजाय अपने कंट्री में खुले एस रैंक गेट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कल वहां भी डंजन ब्रेक होने वाला है और उसके बाद वह देखेगा कि उनमें से कितने हंटर्स सर्वाइव करते हैं। मतलब जो हंटर्स अभी तक मजाक मस्ती कर रहे थे, थॉमस एंड्रे उनका मूड सिर्फ 2 सेकंड में ही खराब कर देता है। इसके बाद सीन फाइनली जापान पर शिफ्ट होता है, जहां मीडिया हेलीकॉप्टर्स ऊपर से सब कुछ कवर कर रहे होते हैं और जिनवू अपने शैडो सोल्जर्स के साथ फाइट करता हुआ लाइव दिखाया जा रहा होता है। जापान में जिनवू के आने से पहले 3 दिन में सिर्फ 2 जायंट मॉन्स्टर्स मारे गए थे, लेकिन जिनवू के पहुंचते ही उसके समन्स एक के बाद एक जायंट्स को आसानी से मारते चले जाते हैं। तभी हमें एक गली में एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जो रोते हुए जायंट मॉन्स्टर से भाग रही होती है और मॉन्स्टर उसे पकड़ने ही वाला होता है। तभी गैस करो कौन आता है, और आते ही उस जायंट का पहले हाथ काट देता है और फिर बच्ची को गोद में उठाकर बचा लेता है, और वह कोई और नहीं बल्कि इग्रिस होता है। इसके बाद आयरन भी वहां पहुंचता है और अपनी कुल्हाड़ी से जायंट के सिर पर वार करके उसका काम तमाम कर देता है, और हमेशा की तरह उसे मारने के बाद उसके ऊपर चढ़कर चिल्लाने लगता है और आसपास की बिल्डिंग्स तोड़फोड़ करने लगता है, जिसे देखकर इग्रिस इरिटेटेड हो जाता है कि यह मेरे साथ नहीं है। उधर जिनवू जिनहो से बोलता है कि जल्दी से इस एरिया को इवैक्यूएट करवाओ,
क्योंकि अब सीरियस होने का टाइम आ गया है। और फिर वह अराइज बोलता है और बिना किसी देरी के अपना मिशन शुरू कर देता है। इसके बाद हमें जापान हंटर एसोसिएशन के ऑफिस में दिखाया जाता है कि एक के बाद एक न्यूज आने लगती है कि यह सिटी रिकवर हो गई। वह सिटी रिकवर हो गई और कुछ ही टाइम में जिनवू लगभग 5 से 6 सिटीज को रिकवर कर चुका होता है। यह देखकर जापान के चेयरमैन मत्सुमोटो भी शॉक हो जाते हैं कि यह सब कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वे लोग 3 दिन में सिर्फ 2 जायंट्स मार पाए थे और लगातार सिटीज लूज कर रहे थे, जबकि जिनवू ने कुछ ही घंटों में इतने सारे जायंट मॉन्स्टर्स मार दिए और सिटीज भी रिकवर कर ली। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जिनवू जापान एयरपोर्ट पर लैंड करता है और मत्सुमोटो खुद उसे रिसीव करने आता है। क्योंकि मीटिंग का टाइम नहीं था, इसलिए एयरपोर्ट पर ही सारी इंफॉर्मेशन जिनवू को दे दी जाती है। मात्सुमोतो चाहता था कि जिनवू सिर्फ एक सिटी प्रोटेक्ट करे, क्योंकि उसे जिनवू पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं था और वह सोच रहा था कि यह अकेला क्या ही कर लेगा। उसका प्लान था कि जिनवू जायंट्स को एक सिटी में बिजी रखे और तब तक वे दूसरे कंट्रीज से नेगोशिएट करके नेशनल लेवल हंटर्स हायर कर लें। लेकिन जिनवू साफ मना कर देता है और कहता है कि वह सिर्फ एक सिटी में नहीं जाएगा, बल्कि अपने शैडो सोल्जर्स को अलग अलग सिटीज में डिवाइड करके एक साथ सब कुछ सेव करेगा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उस समय मत्सुमोटो को उसकी बात समझ नहीं आती। लेकिन अब उसे एहसास हो चुका होता है कि जिनवू का असली प्लान क्या था। वह सारे जायंट्स और उनके बॉस को अकेले ही मारने आया था। इसके बाद हमें जिनवू दिखता है जो मरे हुए जायंट्स के शैडोज एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसके पास अब तक 6 जायंट शैडो सोल्जर्स हो जाते हैं। लेकिन वह उनके नाम रखने में कंफ्यूज्ड हो जाता है, इसलिए डिसाइड करता है कि उनके नाम नंबर्स रखे जाएंगे, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तभी बेरू एक और जायंट मॉन्स्टर की बॉडी लेकर आता है तो जिनवू बोलता है कि इसका नाम नंबर 7 रहेगा। यानी जिनवू के पास इतने ज्यादा शैडो सोल्जर्स हो गए थे कि नाम कम पड़ने लगे थे और उसने नंबरिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। अब तक सारे जायंट्स जिनवू ने ही डिफीट किए थे और उसके बाकी शैडो सोल्जर्स पूरे जापान की अलग अलग सिटीज में फैल चुके थे। जो एस रैंक हंटर्स जायंट्स को रोकने गए थे उन्हें हेल्प कहना भी गलत होगा, क्योंकि उनसे एक भी जायंट मॉन्स्टर मारा नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे ही जिनवू के शैडो सोल्जर्स वहां पहुंचे, जायंट्स एक एक करके मरते चले गए और सिटीज सिक्योर होती गईं। जिनवू के शैडो सोल्जर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि वे मर नहीं सकते थे, वे अनलिमिटेड टाइम्स रिजेनरेट हो सकते थे और ब्लैक हार्ट मिलने के बाद जिनवू का माना 1 लाख से भी ज्यादा हो चुका था, इसलिए वह उन्हें कितनी भी बार रिजेनरेट करे उसका माना खत्म नहीं होता था। इसी वजह से वे इतनी आसानी से सिटीज क्लियर करते जा रहे थे और हमें दिखता है कि जापान की लगभग सभी सिटीज इवैक्यूएट हो चुकी थीं और वहां कोई लोग मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से जो छोटे मोटे नए डंजन गेट्स खुल रहे थे उनका किसी को पता ही नहीं चल पा रहा था। इसी कारण कई सिटीज में डंजन ब्रेक होने लगे और मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे। ये मॉन्स्टर्स भले ही लो लेवल के थे, लेकिन फिर भी लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन रहे थे, क्योंकि सारे हंटर्स तो जायंट मॉन्स्टर्स से फाइट करने में बिजी थे और इन छोटे मॉन्स्टर्स पर किसी का ध्यान ही नहीं था। एक तरह से देखा जाए तो जापान पूरी तरह तबाह हो चुका था। लेकिन जैसे ही जिनवू के शैडो सोल्जर्स वहां पहुंचे, एक के बाद एक मॉन्स्टर्स मरने लगे और सिटीज धीरे धीरे रिकवर होने लगी। अब हमें दिखाया जाता है कि डंजन ब्रेक को पूरे 7 दिन हो चुके थे और जिनवू व जिनहो फाइनली टोक्यो पहुंच जाते हैं, जहां से यह सब शुरू हुआ था। वहां हानिए कवानो भी मौजूद होती है, जो गोतो रियूजी की मैनेजर थी, और वो बताती है कि इस वक्त यहां उनके अलावा कोई हंटर नहीं है, क्योंकि यहीं से सारे जायंट्स पूरे जापान में फैल गए थे और इसलिए सभी हंटर्स को अलग अलग सिटीज में भेजना पड़ा। वो बताती है कि शुरुआत में उनके पास टोटल 15 एस रैंक हंटर्स थे, जिनमें से 6 जापान के थे और 9 बाकी कंट्रीज से हायर किए गए थे। लेकिन यूरी ओरलॉफ के साथ 3 और एस रैंक हंटर्स मारे जा चुके हैं और ए रैंक या उससे नीचे के कितने हंटर्स मरे हैं उसका काउंट करना भी उन्होंने छोड़ दिया है। मतलब कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई थी। इसके बाद वह जिनवू को थैंक यू कहती है और बताती है कि उसके आने के बाद सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल में आ चुकी है और अब ऑलमोस्ट सारे जायंट्स मारे जा चुके हैं। यह सुनकर जिनवू बोलता है कि इसका मतलब अब सिर्फ वही जायंट बचा है जो डंजन गेट को गार्ड कर रहा है। इस सिटी की हालत देखकर जिनवू को डीमन कासल की याद आ जाती है, जहां उसने पहले भी ऐसा ही डिस्ट्रक्शन देखा था और वह सोचता है कि शायद सिस्टम ने पहले ही उसे हिंट दे दिया था। लेकिन अब जब सिस्टम ही खत्म हो चुका है तो शायद यह मिस्ट्री हमेशा के लिए मिस्ट्री ही रह जाएगी। इसके बाद जिनवू शांत आवाज में बोलता है कि चलो फिर इसे खत्म करते हैं। फाइनली सब लोग आ ही गए हैं, जिस पर हानिया कंफ्यूज्ड होकर पूछती है कि उसका क्या मतलब है, क्योंकि अभी तो यहां एक भी हंटर नहीं आया है, क्या वह अकेले जाने वाला है? जिनवू जवाब देता है कि नहीं, सब लोग आ चुके हैं, ध्यान से देखो। और तभी हमें जिनवू की पूरी शैडो आर्मी दिखाई देती है, जिन्हें उसने अलग अलग सिटीज में भेजा था और अब सब अपने अपने मिशंस कंप्लीट करके वापस आ चुके होते हैं। लिटरली उसकी पूरी शैडो आर्मी वहां मौजूद होती है। टस्क, आयरन टैंक, इग्रिस, बेरू और वो सारे जायंट मॉन्स्टर्स जिन्हें जिनवू ने मारा था, अब उसकी शैडो आर्मी का हिस्सा बन चुके होते हैं। जिनवू उन सबको शाबाशी देता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और फिर जिन्हो से कहता है कि वह डिस्टेंस बनाकर रखे।
इसके बाद जिन वू अपनी पूरी शैडो आर्मी को एक लाइन में खड़ा करता है, हाथ ऊपर उठाता है और जोर से चिल्लाता है, माई सोल्जर्स अटैक। और सच में इस सीन में ऐसा गूज बम्प्स फील आता है जैसे कैप्टन अमेरिका ने अवेंजर्स असेंबल बोला हो। और इसी एपिक मोमेंट के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी होती है और अभी मेन फाइट बाकी होती है, जो एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में पूरा फाइट खत्म किया जाएगा। सो डोंट वरी, और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो इस वीडियो पर जल्दी से 50 लाइक्स और 40 कमेंट्स जरूर कर देना।